हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ये कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे डाइल्यूशन और मिक्सिंग के बारे में, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। साथ ही आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में जो कंसंट्रेशन पर आधारित हैं। तो चलिए, सबसे पहला टर्म हमारा आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन यानी विलियन को पतला करना, और पतला करना तभी पॉसिबल है जब हम लोग उसमें सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। तो हम लोग कहेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन dilute by the addition of solvent, इसी को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं, सपोज कर लिया जाए यह एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, और हम लोग इसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ये बन जाता है सॉल्यूशन बी। तो इसका मान लेते हैं मोलरिटी जो है m1 है, वॉल्यूम v1 है, नॉर्मलिटी n1 है, और नंबर ऑफ मोल स्मॉल n1 है। जब डाइल्यूट कर दिए तो इसका मोलरिटी हो गया m2, वॉल्यूम हो गया v2, नॉर्मलिटी हो गया n2, और नंबर ऑफ मोल n2। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग डाइल्यूट कर रहे थे तो हम लोगों ने केवल और केवल सॉल्वेंट को ऐड किया है, तो इसमें जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग एक बात लिखेंगे, ड्यूरिंग डाइल्यूशन number of moles of solute remains constant, that is n1 इक्वल टू होगा n2। अब आप लोग बताएंगे, सिंस मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम। तो मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1। तो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन 2, और n इक्वल टू आप लोगों ने देखा मोलरिटी इनटू क्या होता है, वॉल्यूम। तो n1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल टू क्या होगा, m2 v2, और इस तरह से हमारा फाइनल सॉल्यूशन का m2 को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज m1 v1 अपॉन v2। ओके, इसी तरह से सिमिलरली हम लोग नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं, n1 v1 इक्वल टू क्या होगा, n2 v2। तो बताइए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी इक्वल टू n1 v1 अपॉन v2। ओके, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 0.1 m aqueous solution of NaCl is diluted from 500 milliliter to, मान लेते हैं 1000 milliliter। Calculate molarity of the resulting solution. Calculate molarity of the resulting solution। यानी ये कहता है
कि कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी है 0.1 m। तो सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट, बताइए पहले मोलरिटी कितना था 0.1 m, तो हम लोग m1 इक्वल टू लिखेंगे 0.1 m। आप लोगों को फाइनल मोलरिटी निकालना है और पहले वॉल्यूम था कितना 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, और अब जो वॉल्यूम है वो हो जा रहा है 1000 मिलीलीटर। तो बताइए फाइनल मोलरिटी क्या होगा। तो बताइए फ्रॉम डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला m1 v1 इक्वल टू होता है m2 v2, देयरफॉर m2 इक्वल टू होगा m1 v1 अपॉन v2। तो हम लोग देखेंगे m2 इक्वल टू m1 कितना है दोस्तों 0.1 m, और v1 कितना है 500 मिलीलीटर, अपॉन v2 कितना है 1000 मिलीलीटर। अब ये जो है मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा और दो जीरो कट जाएंगे, 5 2 जा 10, यानी आ जाएगा 0.1 अपॉन 2m, यानी 0.05 m। मतलब कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने 2 गुना कर दिया तो सॉल्यूशन का मोलरिटी आधा हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आता है हम लोग देखेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सर, या हम लोग कहेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, कहिए मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, या दो से ज़्यादा भी मिला सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं दोस्तों ये हमारा सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, और इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, और मिलाने के बाद हमारा एक नया सॉल्यूशन बनता है जिसको हम लोग इन दोनों सॉल्यूशन का मिक्सर कहेंगे। हालांकि ऊपर वाले भी दोनों मिक्सर ही हैं। तो मान करके चलते हैं इसका मोलरिटी m1 है, इसका मोलरिटी m2 है, इसका नॉर्मलिटी n2 है, इसका नॉर्मलिटी इसका n1 है, इसका n2 है, इसमें नंबर ऑफ मोल n1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल n2 है, और इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2। तो दोनों को जब मिला देंगे तो नया जो मोलरिटी होगा उसे हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सर कहेंगे, नॉर्मलिटी को नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर कहेंगे, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सर जो होगा ये इन दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम के जोड़ के बराबर होगा, यानी v1 प्लस v2। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर nm कह देते हैं। तो ज़रा इमेजिन करिए कि अगर इसमें 2 मोल चीनी है और इसमें 3 मोल चीनी है, और जब दोनों को मिला देंगे तो मिक्सर में चीनी का नंबर ऑफ मोल 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल को हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर है। और तो बताइए तो हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग मिक्सिंग amount of solute remains conserved, दैट इज हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सर will be equal to number of moles of solute in solution 1 plus number of moles of solute in solution 2। और हम सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम,
तो M1V1 प्लस M2V2, और इसे हम कहेंगे MM और VM। तो फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसका मोलरिटी इक्वल टू होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन VM। अब आप लोग तो जान ही रहे हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम मिला दें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सर इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और इसी तरह से सिमिलरली हम लोग नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर जब निकालेंगे तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। करेक्ट। तो ये हो गया मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 500 milliliter of 0.1 m and 1000 milliliter of 0.2 m solutions are mixed। इन दोनों को मिलाया जाता है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन या मिक्सर, द मिक्सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। तो बताइए सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद गिवन दैट। अब बताएंगे M1 जो है वो 0.1 m है, V1 500 मिलीलीटर और M2 जो है 1000 मिलीलीटर, और सॉरी इट इज 0.2 m और V2 1000 मिलीलीटर। तो हम लोगों को डिटरमाइन करना है मोलरिटी ऑफ मिक्सर। तो बताइए वी नो मोलरिटी ऑफ मिक्सर MM इक्वल टू होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो देखेंगे M1 जो है 0.1 m है और इंटू हो जाएगा हमारा 1000 मिलीलीटर, सॉरी 500 प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 1000। तो आप देखेंगे ये हो गया हमारा 50 प्लस 200 अपॉन 1500 इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 1500। एक जीरो तो कट जाएगा, 25 6 सा, तो 1/6 m हो जाएगा हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स का नॉर्मलिटी मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कुछ और नहीं, ये मोलरिटी होता है, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। लेकिन आप तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं जानते होंगे,
तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 1 लीटर हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट घुला हुआ हो सकता है या घुलाया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, maximum number of moles of solute that can be dissolved in 1 liter of solution is called solubility। और इसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। इसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल कहिए या नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ये मोल है अपॉन वॉल्यूम बोले तो लीटर। ओके, और सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा नंबर क्लासिफिकेशन होगा सॉल्यूशन का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के आधार पे इसे 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप्स। पहला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा, सपोज कर लेते हैं दोस्तों एक क्लासरूम है और क्लासरूम में 10 बेंचेज लगे हुए हैं। 10 बेंच में हर एक बेंच में अगर 5 स्टूडेंट बैठता है तो टोटल कितना कैपेसिटी है? 50 का। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है आपका 50 है। ठीक है, तो उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। लेकिन एक बात और लिखेंगे, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर बिना बेंच वगैरह ऐड किए हम लोग उस क्लासरूम में कितना स्टूडेंट को बैठा सकते हैं? 50। तो 50 हो गया सॉल्युबिलिटी। लेकिन अभी मेरे क्लासरूम में मान लीजिए कि 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो 30 स्टूडेंट्स जो है वो मोलरिटी कहलाएगा। ओके, तो अब बताइए बिना बेंच डेस्क ऐड किए हम अपने क्लासरूम में और ज़्यादा स्टूडेंट को बैठा सकते हैं ना? क्योंकि हमारे पास सीट तो 50 है लेकिन बैठे कितने हैं? 30 बैठे हैं, तो 20 स्टूडेंट को और बैठा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आप एक चीनी का शरबत बनाएं जो आप पी रहे हैं, उसमें क्या हम और ज़्यादा चीनी नहीं घुला सकते हैं? बिल्कुल घुला सकते हैं। तो वो आपका हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें बिना कोई बदलाव लाए हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट को घुला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved without changing temperature and pressure. Changing temperature and pressure is called unsaturated solution। इसे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो बताइए फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैपेसिटी कितनी थी हमारे क्लासरूम की? 50, लेकिन स्टूडेंट कितने बैठे हुए हैं? 30। तो ये हमारा क्लासरूम क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। तो 30 स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं ये मोलरिटी कहलाएगा, लेकिन कैपेसिटी 50 की है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर 50 है और मोलरिटी 30 है। तो बताइए कौन कम है? मोलरिटी। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है मोलरिटी इज लेस देन सॉल्युबिलिटी। मोलरिटी इज लेस देन सॉल्युबिलिटी, यानी मोलरिटी कम होगा और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सॉल्यूशन, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। ये कुछ और नहीं है दोस्तों, आप सीधा समझ लीजिए
कि हमारे क्लासरूम की कैपेसिटी 50 है और 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हम लोग ऐसे क्लासरूम को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। 1 लीटर सॉल्यूशन में मान लिया जाए कि 2 मोल चीनी को घुलाया जा सकता है और 2 मोल घुला हुआ ही है, ठीक है, यानी अब उसमें और ज़्यादा हम लोग घुला नहीं सकते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ए सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute can be dissolved at that temperature and pressure। उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट को नहीं घुला सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। और यहाँ पर जो है हियर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बराबर होगा, दैट इज m इक्वल टू क्या होगा? s। और तीसरा हमारा सॉल्यूशन आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो दोस्तों मिठाई दुकान वाले से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं चीनी का। क्या करते हैं? वो पानी को ज़्यादा गर्म करके उसमें ज़्यादा चीनी घुला देते हैं, लेकिन जैसे ही मिठाइयाँ ठंडा होती है, जो एक्स्ट्रा चीनी घुला हुआ होता है वो जो है आपके मिठाई से अलग हो जाता है, और आप लास्ट में देखेंगे जैसे जैसे मिठाई ठंडा होते जाता है उसके सरफेस पे चीनी आने लगता है। ओके, यानी ये हुआ कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा चीनी जो घुला हुआ था वो टेम्परेचर कम होने के बाद निकल गया। तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट का निकलना, इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन कहां पर होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ओके, तो यहां पर जो है कैपेसिटी जो थी वो मात्र और मात्र 50 स्टूडेंट की थी, लेकिन अभी हमारे पास 50 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड है। तो हम लोग कहेंगे ए सॉल्यूशन इन विच मोलरिटी, कैपेसिटी तो 50 की है, मोलरिटी इज मोर देन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा होगा, मोर देन सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या कहेंगे इसे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी। और अब बताइए जब कंडीशन नॉर्मल होगा तो प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेशन में अकर्स। ओके, तो ये हो गया बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटा गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को घुला सकते हैं, यहां पर मोलरिटी कम होगा सॉल्युबिलिटी से। दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिना टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तन लाए और ज्यादा सॉल्यूट को घुलाया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ कि हमारे यहाँ कैपेसिटी तो 50 की थी, लेकिन हमने 10 को टेबल लगा दिया, तो इससे क्या हुआ? 10 स्टूडेंट और बैठ गए, यानी अब हो गया हमारे पास कितने स्टूडेंट? 60, लेकिन कैपेसिटी कितने की थी? 50 की, यानी मोलरिटी ज़्यादा हो गया। किससे? सॉल्युबिलिटी से। तो ऐसे कंडीशन में जब अगर चेयर को आप हटा देते हैं तो 10 स्टूडेंट हट जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो घुला हुआ है वो सॉल्यूशन से क्या होगा? अलग होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन। तो अगर आप चेयर को हटाएंगे तो प्रिसिपिटेशन होगा, यानी टेम्परेचर को कम करेंगे तो एक्स्ट्रा चीनी जो घुला हुआ था वो निकल जाएगा, तो प्रिसिपिटेशन में अकर्स। क्लियर है? तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमारा सॉल्यूशन के टाइप्स। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप्स हम लोग को देखना है बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन मोलरिटी के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार। तो यहां पर हम लोग 2 प्रकार के सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
डाइल्यूट सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग तनु कहते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग सांद्र कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब है सॉल्यूट ज़्यादा, डाइल्यूट का मतलब है सॉल्यूट कम। तो वैसे सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा यानी मोलरिटी कम होगी उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और वैसे सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगी यानी मोलरिटी ज़्यादा होगा तो हम उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्लासिफिकेशन, सॉरी पांचवा नंबर, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन मोलरिटी। तो मोलरिटी के आधार पर सॉल्यूशन के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। पहला होगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी इसे हम लोग तनु कहते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी एक या एक से कम होगी उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ए सॉल्यूशन whose molarity is either equal to or less than 1 mole per liter is called डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। दैट इज मोलरिटी या तो बराबर होगा या तो कम होगा एक से, इसे क्या बोला जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा नंबर आ जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसे हम लोग कॉन्क भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कॉन्क। तो ए सॉल्यूशन हुज मोलरिटी इज ग्रेटर देन या मोर देन 1 mole per liter is called concentrated solution। दैट इज हम लोग कहेंगे दोस्तों मोलरिटी इज ग्रेटर देन 1, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमें इस चैप्टर में 3 प्रकार के सॉल्यूशन को पढ़ना है। दैट इज पहला होगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन का जो नाम हमने बताया, इन तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड था, इसलिए हम इन तीनों को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहला लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड घुला हुआ है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें कोई और लिक्विड घुला हुआ है, और तीसरा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें गैस घुला हुआ है। तो पहला सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे बात करेंगे हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में या वेपर प्रेशर के बारे में। और तीसरा है हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे हम लोग बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। काइंडली बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाए और आप लोग क्लास को अपडेट करें, रेगुलर वीडियो देखें और रेगुलर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर बने, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और बायोलॉजी का भी वीडियो अवेलेबल कराऊं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग का पूरा सिलेबस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पर। ओके, धन्यवाद।